हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन कक्षाओं में। आज क्लास 9th के स्टूडेंट सोशल साइंस में ज्योग्राफी पढ़ेंगे और इसमें हम लोग एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, लेसन नंबर 3, जिसका नाम है अपवाह या ड्रेनेज। इंग्लिश में इसको ड्रेनेज कहते हैं, अपवाह हिंदी में कहते हैं। ये शुद्ध हिंदी है अपवाह, और इसका जो है हिंदी यदि रूपांतरण देखें तो वो होगा जल निकास। जल निकास ड्रेनेज का जो हिंदी है वो जल निकास होगा। अपवाह यानी नदियां अपने उद्गम स्थल से लेकर के और सागर में मिलने तक जितने क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं, जिन जिन क्षेत्रों को प्रवाहित करती हैं, या जो भी सहायक नदियां हैं उस नदी में, मुख्य नदी में आकर के मिलती है, यानी जितना भी बहाव क्षेत्र है वो पूरा जो है वो अपवाह के अंतर्गत आता है, जल निकास का क्षेत्र कहलाता है। इसी को अपवाह कहते हैं। जैसे मान लिया हम लोग घरेलू कार्यों में जो है जल को यूज करते हैं, पानी को यूज करते हैं। वो पानी पाइपों के माध्यम से नालियों में जाता है, फिर वो नाली से बड़ी नाली में, बड़ी नाली से होकर के नालों में, नालों के माध्यम से नदियों में, और नदियों से फिर सागर समुद्रों में मिल जाता है। तो इस तरीके से ये जो पूरी क्रिया है वो इसको जो है अपवाह कहते हैं। ये प्रवाहित होने का एक मार्ग है, एक जो है क्षेत्र है, प्रवाह तंत्र है, तो इसी को जो है अपवाह कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि नदियां जो है जहां से निकलती हैं, मानिए गंगा नदी यदि गोमुख हिमत से निकलती है और वो इस तरह से कुछ प्रवाहित होती है, ठीक ना, इस तरह से प्रवाहित होती फिर यहाँ पर जाकर के वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो यहाँ पर इस नदी में आकर के एक नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है, और इसके अंतर्गत बहुत सारी नदियां, मान लिया एक नदी जो है इलाहाबाद में आकर के मिल रही है, प्रयागराज में, ठीक, यमुना नदी प्रयागराज में आकर के मिल रही है। फिर और हम लोग आगे चलेंगे तो एक और नदी आकर के इसमें मिलती है, ठीक ना। फिर बहुत सारी नदियां गोमती आकर के मिलती है, घाघरा यहाँ पर आकर मिलती है, सोन यहाँ पर आकर के मिलती है। बहुत सारी नदियां जो है इस मुख्य नदी में आकर के यहाँ पर मिलती हैं, और ये नदी जो है ये गंगा है, गंगा प्रवाह तंत्र। तो इस तरीके से जो गंगा नदी है उसका प्रवाही क्षेत्र है, ये अपने उद्गम स्थल पहाड़ियों से स्टार्ट होती है और आकर के यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन नाम का डेल्टा जो है वो ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर के विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरबन। इस तरीके से जो पूरा क्षेत्र है गंगा का, है ना, नदियों के प्रवाहित उद्गम स्थल से लेकर के और सागर में मिलने तक जिन जिन क्षेत्रों में वो जैसे जैसे जिस एरिया में प्रवाहित होती है वो पूरा जो है अपवाह के अंतर्गत आता है। इसको जल निकास भी कहते हैं, ड्रेनेज है। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपवाह क्या है। ओके स्टूडेंट, तो जहां पर नदियों के बारे में हम लोग, चूंकि हम लोग जानते हैं कि 3 प्रमुख हमारे नदी तंत्र हैं, सतलुज नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और ये उत्तर के विशाल मैदान में प्रवाहित होती है, क्योंकि हिमालय से निकलती हैं, इसलिए इन नदियों में वर्ष भर पानी रहता है, जल रहता है, इसलिए इनको सदा नीरा भी कहते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से ये नदियां जो है मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं। मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित के साथ साथ इन नदियों में बांध बना करके जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है, नहरें निकाली गई हैं, मत्स्य पालन किया गया है, यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का जो है विकास इन नदी घाटियों में किया गया है। तो बहुत ही उपयोगी ये नदियां हैं, मैदानी क्षेत्रों को जो है वो सिंचित करती हैं और इस तरीके से एक उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं। इस वजह से यहाँ पर इस क्षेत्र में, यानी जो उत्तर का विशाल मैदान है जहां पर ये नदियां प्रवाहित होती हैं, यहाँ पर भारत की आधी से लगभग आधी आबादी जो है यहाँ पर निवास करती है, रहती है।
तो ये सारी सुविधाएं जो है वहां पर मानवीय जीवन के अनुकूल उपलब्ध हो जाने की वजह से ही ज्यादा जनसंख्या वहां पाई जाती है, जनसंख्या का घनत्व अधिक रहता है। अब हम लोग यहाँ पर नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, नदियों का प्रवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि जो नदियां हिमालय से निकलती हैं, कुछ नदियां हिमालय से निकलती हैं, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं, है ना। कुछ नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की दिशा की तरफ बहती हैं, जैसे नर्मदा और ताप्ती नदी, ये इनके जो प्रवाहित होने की दिशा है वो पश्चिम की तरफ है, वो यूं बहती है और इधर आकर के अरब सागर में मिल जाती है। ओके स्टूडेंट, इधर जो है वो है अरब सागर, और इधर हम लोग देखेंगे तो यहाँ है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो ये पूरब दिशा है, जितने भी हिमालय से अधिकतर जो नदियां निकलती हैं वो पूरब की तरफ प्रवाहित होती हैं, बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। कुछ नदियां जो है वो प्राकृतिक पठार की वो अरब सागर में जाकर मिलती हैं, उनके प्रवाहित होने की जो दिशा है वो पश्चिम की तरफ है, पश्चिम की तरफ है। इसी तरीके से ताप्ती नदी भी है जो आकर के अरब सागर में मिलती है, ठीक ना। तो ये नदियों की जो है, नदियों का प्रवाह तंत्र है। नदियों का जो प्रवाह तंत्र है वो हम लोग मैप के माध्यम से भी देखेंगे। नदियां, बहुत सारी नदियां भारत में, और कुछ नदियां ऐसी हैं जो प्राकृतिक पठार से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। कुछ नदियां ऐसी जो प्राकृतिक पठार से निकल के अरब सागर में मिलती हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो नदियां हिमालय से निकलती हैं और जो नदियां प्राकृतिक पठार से निकलती हैं, उनमें क्या अंतर है। पहली चीज तो जो नदियां पूरब की तरफ प्रवाहित होकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा हम लोग जानते हैं, डेल्टा साइंस के स्टूडेंट जानते हैं, डेल्टा का चिन्ह ऐसे बनता है। ये नदियां जब प्रवाहित होती हैं, प्रवाहित होने से पहले जब सागर में मिलने वाली होती हैं उससे पहले जो है ये नदी की जो मुख्य धारा है, क्योंकि जो पानी है वो हिमालय से और मैदानी क्षेत्रों से बहुत सारा अवसाद जो है अपने साथ बहा करके लाते हैं। यहाँ पर रेतीली भूमि हो जाती है, अवसादों को ले जाने में असमर्थ हो जाती है नदियां। तो जब असमर्थ हो जाती है तो नदी की जो मुख्य धारा है वो विभिन्न हिस्सों में बढ़ जाती है, और इस वजह से जो है यहाँ पर जो है एक पक्षी के पंजे के आकार की या किसी वृक्ष के जड़ के भांति जो है एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती हैं, जिसको डेल्टा कहते हैं। तो महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं और ये सब डेल्टा बनाती हैं। लेकिन जो नदियां अरब सागर में मिलती हैं, पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने की दिशा है, वो एक गहरी खाई बनाती है जिसको ज्वार नद मुख कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये एक अंतर पाया जाता है। हम एक अंतर और देख सकते हैं कि जो नदियां हिमालय से निकलती हैं, मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं, इन नदियों के किनारे भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल है। पर्यटन की दृष्टि से इनका विकास हुआ है, तीर्थ स्थलों का, और प्रमुख औद्योगिक शहर भी जो है वो इन्हीं नदियों के किनारे स्थित हैं। चाहे बड़े बड़े जितने भी शहर ले लो, वो सारी जो है शहर जो है वो नदियों के किनारे हैं। जैसे कानपुर गंगा के किनारे, लखनऊ गोमती के किनारे, प्रयागराज गंगा के किनारे, दिल्ली यमुना के किनारे, मथुरा यमुना के किनारे, आगरा यमुना के किनारे। तो बहुत सारे जो भारत के जो मुख्य औद्योगिक शहर है, पंजाब में ले लो तो पंजाब, लुधियाना, अंबाला, जालंधर, ये सब नदियों के किनारे स्थित हैं। तो जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं वो सब जो है नदियों के किनारे हैं। ये हिमालय से निकलने वाली नदियों की एक विशेषता है कि यहाँ पर पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्र का विकास तेजी से हुआ है। लेकिन यदि प्राकृतिक पठार से जो नदियां निकलती हैं, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, इन नदियों के किनारे कोई भी पर्यटन स्थल ज्यादा विकसित नहीं है, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास इन नदियों के किनारे नहीं हुआ है। तो ये एक अंतर जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। और हम लोगों ने ये भी देखा कि जो नदियां हिमालय से निकलती हैं वहां बांध बना करके जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है ना। यहाँ पर जो है झरनों का निर्माण किया, क्योंकि समतल भूमि ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पर बांध बनाया जाता है। यहाँ पर झरनों का निर्माण किया जाता है, जलाशयों का निर्माण किया जाता है। लेकिन
जो प्रायद्वीपीय पठार है वो क्षेत्र बराबर नहीं है, उबड़ खाबड़ होने की वजह से वहां पर नदियां कहीं तेज गति से बहती हैं, कहीं मंद हो जाती हैं, कहीं झरनों का निर्माण करती हैं, तो वहां पर बांध बनाना जो है वो संभव नहीं हो पाया। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो हिमालय से नदियां निकलती हैं उनका अपवाह क्षेत्र जो है वो विशाल है, बड़ा अपवाह क्षेत्र है, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं उनमें जो है उनका अपवाह क्षेत्र जो है वो बहुत छोटा है, छोटी छोटी नदियां हैं। और एक चीज हम देख सकते हैं कि जो हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो मैदानी क्षेत्रों में हैं कि जो हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो समतल क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र होने के कारण उनकी मंद गति होती है, धीरे प्रवाहित होती है, जिसकी वजह से जल परिवहन का विकास यहाँ पर इन क्षेत्रों में जो हिमालय से नदियां निकलती हैं उन क्षेत्रों में है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उबड़ खाबड़ और पथरीली होने की वजह से तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं, अतः जो है इनका क्षेत्र विषम होने की वजह से, विषमता होने की वजह से इन नदियों में जो है वो जल परिवहन का विकास जो है नहीं हो पाया है या अनुपयोगी है जल परिवहन के दृष्टि से देखा जाए। और हम देखते हैं कि जो नदियां हिमालय से निकलती हैं वो उनमें नहरों का निर्माण करना जो है वो संभव रहता है, लेकिन जो नदियां प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में बहती हैं उनमें नहरों का निर्माण नहीं हो पाता है ना, क्योंकि उबड़ खाबड़ होती हैं। इनमें जो सिंचित क्षेत्र होती है इनके कार्य, इनमें जो है संभावनाएं बहुत कम रहती है। हम देखते हैं कि देश की कुल संभावित जल विद्युत शक्ति जो है वो 60% जो है वो हिमालय से निकलने वाली नदियों पे और 40% जो है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में निकलने वाली नदियों से ही प्राप्त की जाती है। ओके स्टूडेंट, तो ये सारी चीजें जो है हम देख सकते हैं कि जो हिमालय से नदियां निकलती हैं और जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से नदियां प्रवाहित होती हैं वो उनमें जो है बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। और हम ये भी देखते हैं कि गर्मी के महीनों में, गर्मी के दिनों में प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो सूख जाती हैं, लेकिन हिमालय की नदियां नहीं सूखती क्योंकि ये हिमालय से निकलती हैं। गर्मी में बर्फ पिघलता है गर्मियों में और बर्फ जल का रूप धारण करके नदियों के माध्यम से ही प्रवाहित होता है, तो नदियों में और पानी और ज्यादा हो जाता है, लेकिन प्रायद्वीप में जो है नदियां गर्मियों में सूख जाती हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग देख सकते हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।